अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। हमारे चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन का शुक्रिया कि वो हमारी कहानियों को इतना प्यार देते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उन्हें हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी बुरी आत्मा पर मबनी है जो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। इस बार उसका शिकार एक ऐसा नौजवान था जो उसे एक रेलवे स्टेशन पर अकेला नजर आया। उस बुरी आत्मा ने उस नौजवान के साथ क्या किया, आइए जानते हैं आज की कहानी में। कैसर जिस वक्त ट्रेन से नीचे उतरा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। हालांकि उसे दिन के वक्त स्टेशन पर उतरना था, मगर रास्ते में ट्रेन का इंजन खराब हो जाने की वजह से गाड़ी 10 घंटे लेट हो गई थी। कैसर जिस वक्त ट्रेन से नीचे उतरा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। हालांकि उसे दिन के वक्त स्टेशन पर उतरना था, लेकिन रास्ते में ट्रेन का इंजन खराब हो जाने की वजह से गाड़ी 10 घंटे तक लेट हो गई थी। वो अक्सर कारोबारी सिलसिले में शहर आया जाया करता था, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रेन इतनी लेट हो गई थी। अब कैसर को अपने घर जाने के लिए खेतों से गुजर कर जाना था। गांव के इस छोटे से स्टेशन पर मुसाफिरों के ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उधर से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। ऐसी सर्दी में भला उसका स्टेशन पर घूमना किसी खतरे से खाली नहीं था। चुनाचा उसने अपने सामान का थैला उठाया और अपने कांधे पर लाद कर तेज तेज कदम उठाता हुआ खेतों की जानिब चल दिया। वो इस स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था कि जिसे अब अपने घर के लिए अकेले ही जाना था। अभी उसने चलते हुए थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक से उसके कानों में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई औरत उसके पीछे पीछे चल रही हो और उसके पाँव में बंधी हुई पायल के घुंघरू छन छन करते हुए उसका ताक़ुब कर रहे हों। कैसर को बड़ी हैरत हुई कि रात के इस पहर इतनी सर्दी में कोई औरत कैसे आ सकती है। उसने कुछ समय तक तो अपने दिल पर जबर किया, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। अचानक एक सिम से उसे एक औरत नजर आई जो तकरीबन नीम बरहना हालत में चलती हुई कैसर की जानिब बढ़ रही थी। 14वीं के चांद की तरह चमकती हुई ये औरत किसी कयामत से कम न थी। उस पर नजर पड़ते ही कैसर तो मानो एकदम से बेकाबू हो गया था। उस औरत ने मुस्कुराकर कैसर की जानिब देखा तो कैसर के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत न देखी थी। वो फौरन ही इस औरत को अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहता था, क्योंकि उसके जिस्म से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू कैसर को पागल कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे कि वो औरत कौन है और कहां से आई है, कैसर ने उस औरत को फौरन ही अपनी बाहों में भर लिया, जबकि वो औरत भी खुद सुपुर्दगी के अंदाज में कैसर की बाहों में खो गई। इससे पहले कि कैसर कुछ महसूस कर पाता, अचानक से वो औरत हवा की तरह गायब हो गई। कैसर अपनी आंखें फाड़े इधर उधर उस औरत को तलाश करने लगा, मगर जहां जहां तक नजर जा रही थी उसे वो औरत दिखाई न दे रही थी। अगले ही लम्हे कैसर को अपनी गर्दन में 2 बाजुओं का एहसास हुआ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ठीक उसके पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। कैसर जैसे ही पीछे की जानिब पलटा तो अचानक ही उसे जोरदार झटका लगा। अब उसके सामने एक खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक नागिन खड़ी हुई थी, जिसका धड़ तो औरत का था मगर सर किसी नागिन का था। वो घबरा कर एक झटके से दूर हो गया और अपने सामान का थैला छोड़कर घर की जानिब भाग खड़ा हुआ। खौफ के मारे उसकी गिघी बन चुकी थी और वो सरपट दौड़ रहा था। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि वो नागिन हवा में उड़ती हुई उसके करीब आ पहुंची। इससे पहले कि कैसर एक जोरदार चीख मारता, नागिन ने उसे पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आई। वो बार बार अपना फन हवा में लहरा रही थी और उसकी लपलपाती हुई जीभ बार बार कैसर के चेहरे से टकरा रही थी। नागिन को ठीक अपने सामने देखकर
कैसर का रंग उड़ गया और उसको ठंडे पसीने आने लगे। कैसर को अब अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग ना सकता था। जब उसे यकीन हो गया कि वो किसी सूरत भी इस नागिन की कैद से आजाद नहीं हो सकता, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नागिन ने फौरन ही अपनी जीभ कैसर के होंठों पर फेरना शुरू कर दी। इससे पहले कि कैसर की जान निकल जाती, वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, जबकि नागिन रेंगती हुई एक जानिब गायब हो गई। न जाने कितनी देर तक कैसर बेहोश हुआ उन खेतों में पड़ा रहा, लेकिन जब उसे होश आया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और वो खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। दूर दूर तक उस नागिन का कोई निशान न था। खुद को यूं सही सलामत देखकर कैसर ने खुदा का शुक्र किया और अपने घर की राह ली। वो तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर की जानिब जा रहा था, मगर हर लम्हे उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो नागिन अभी कहीं से निकलकर फिर उसके सामने आ खड़ी होगी। इसी खौफ और हैरत के आलम में आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही कैसर ने खुदा का शुक्र अदा किया और इस वाकये को अपना वहम समझकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। सुबह जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसे अपना बदन टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बदन में जान ही ना हो। खैर, वो नाश्ता करके दुकान पर चला गया, मगर यहाँ भी पूरा दिन उसे रात वाला वाकया बार बार याद आता रहा। वो नागिन उसके हवासों पर छा गई थी। उसने किस्से कहानियों में तो इस तरह की बातें सुनी थी, मगर अब अपनी आंखों से भी देख लिया था। वो तमाम दिन इस वाकये के बारे में ही सोचता रहा था। आज रात जब वो अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने अच्छी तरह से जायजा लिया कि कहीं वो नागिन कमरे में तो मौजूद नहीं। फिर अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद वो अपनी चारपाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई, मगर आने वाले खतरे से वो आगाह न था। न जाने ये रात का कौन सा पहर था जब उसको अपने सीने पर एक वजन सा महसूस हुआ। कैसर ने फौरन ही घबराकर अपनी आंखें खोल दी, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। अगले ही लम्हे कैसर को फिर से वही बोझ अपने सीने पर महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे महसूस करने की कोशिश की तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने पर कोई अनदेखा वजूद हो, या फिर शायद ये किसी औरत का बदन था। वो हड़बड़ाकर फौरन ही अपने बिस्तर से उठ बैठा और कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। कैसर को यूं परेशान होता देखकर एक औरत के खिलखिलाने की आवाज आई। कौन हो तुम? वो बुखाते हुए बोला। अरे कैसर, भूल गए, मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। उस औरत ने फौरन ही सरगोशी की। कौन कौन महबूबा? मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम कहाँ हो? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? कैसर ने घबराए हुए लहजे में कहा। अरे बुद्धू, कल रात भी तुम डर कर भाग गए थे। मैं इसीलिए ही तुम्हारे सामने नहीं आ रही कि आज भी तुम घबरा कर भाग ना जाओ। अगर तुम मेरे साथ वादा करो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। अच्छा, मैं वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा। प्लीज मुझे परेशान न करो, कैसर ने वादा करते हुए कहा। इससे पहले कि कैसर कुछ समझ पाता, कमरे में एक झमाका सा हुआ। 14वीं के चांद की तरह चमकती हुई एक औरत अचानक से उसके सामने नमूदार हुई। ये वही औरत थी जो कल रात उसे खेतों में मिली थी। उसे देखते ही कैसर पर एक खौफ सा तारी होने लगा। तुम औरत हो या नागिन? कैसर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। कैसर, तुम डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी चाहने वाली हूँ। मुझ में इतनी ताकत मौजूद है कि मैं जिस शक्ल में भी आना चाहूँ आ सकती हूँ। तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम किस रूप में मुझे पसंद करते हो। वो औरत एकदम मुस्कुराते हुए बोली। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे ना मिलो? कैसर ने डरते हुए कहा। अरे नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे तुमसे मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और मैं हर रोज तुमसे मुलाकात करने के लिए आऊंगी। मैंने तुम्हें अपने दिल से अपना पति माना है, और दो दिलों को कोई भी मिलने से रोक नहीं सकता। इतना कहकर वो औरत कैसर से लिपट गई, और कैसर भी उसका हुस्न देखकर मदहोश होने लगा। जब कैसर होश में आया तो वो औरत उसके बाजू पर लेटे हुई उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। मेरा नाम कामनी है,
और मैं किसी भी नागिन को तुम्हारे करीब नहीं फटकने दूंगी। याद रखना, अगर तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें दुनिया की जो भी दौलत चाहिए, बस एक बार मुझसे हुक्म करना। कामनी पागलों की तरह कैसर की जानिब देखे जा रही थी, मगर कैसर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कामनी की हाँ में हाँ मिलाता रहा और आखिरकार सुबह हो गई। अब ये रोज का मामूल बन गया था कि कामनी रात को कैसर के पास आ जाती और पूरी रात उसके पास ही ठहरा करती। कैसर ने कई बार सोचा कि अपने दोस्तों और अजीजों को कामनी के बारे में बता दे, लेकिन उसे डर था कि अगर कहीं वो नागिन गुस्सा हो गई तो उसकी जान ले लेगी। जब से कैसर की मुलाकात उस नागिन से हुई थी, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और यही बात उसकी समझ में भी ना आ रही थी। चंद ही दिनों बाद हैदराबाद दक्कन में कैसर के एक अजीज की शादी थी। उनके खलूस को देखते हुए कैसर का वहां जाना जरूरी था, लिहाजा उसने सुबह ही ट्रेन पकड़ी और हैदराबाद पहुंच गया। वो शादी में शरीक होकर वापसी पर अपने घर आ रहा था कि उसे अचानक से एक ख्याल आया, क्यों ना मैं आज मक्की बाबा के दरबार पर चला जाऊं। वैसे भी आज जुमा मुबारक है और हर जुमा बहुत से लोग बाबा मक्की शाह साहब की दरबार पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। अगले स्टेशन पर ही कैसर ट्रेन से नीचे उतर गया और एक रिक्शा पकड़कर बाबा मक्की की दरबार की जानिब बढ़ने लगा। मजार पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जैसे तैसे करके कैसर भी हाजिरी देने वालों की लाइन में लग गया। हाजिरी देने के बाद वो जैसे ही मजार से बाहर आया तो एक मलंग की आवाज उसके कानों से टकराई, अल्लाहू अल्लाहू। ये आवाज कैसर के कानों में पड़ते ही उसने चौंक कर उस मलंग की जानिब देखा, जबकि दूसरी तरफ वो मलंग कैसर को देखकर मुस्कुरा रहा था। अबे बुज़दिल, तू तो डर गया है। क्या तुझे पता नहीं कि जिनके दिल में अल्लाह रहता है वो किसी से नहीं डरते। मलंग ने एक जोरदार कहका लगाते हुए कहा, जी जी बाबा जी, मैं डर नहीं रहा। वो आपका इस तरह अचानक सामने आ जाना मुझे थोड़ा अजीब लगा। अरे नहीं बच्चा, तू एक डरपोक इंसान है, जभी तो मौत तेरी जानिब लम्हा ब लम्हा बढ़ रही है। मौत? ये आप क्या कह रहे हैं? कैसर ने इंतहाई खौफजदा होते हुए सवालिया नजरों से मलंग की जानिब देखते हुए कहा, हाँ, तू डरपोक है और मौत के डर से वो राज किसी को नहीं बता रहा जिसने तुझे खौफजदा किया हुआ है। और याद रख, यही राज तेरी जान ले लेगा। इतना कहकर वो मलंग फिर से कहके लगाने लगा। शायद उसकी बातों ने कैसर को अंदर ही अंदर से हिला डाला था। अरे बाबा जी, आप किस राज की बात कर रहे हैं? वही राज जो खेतों से होकर तेरे कमरे तक आ चुका है। याद रख, वो एक बुरी आत्मा है जो आहिस्ता आहिस्ता तेरा खून चूस रही है और तू अनजाने में मौत की जाने पड़ रहा है। मलंग बाबा के मुंह से ये बात सुनते ही कैसर को हैरत का एक झटका लगा। अरे बाबा जी, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हाँ बाबा जी, मैं उस औरत से जान छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। वो औरत एक नागिन है, अगर उसने मुझे डस लिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। सुन बच्चा, वो औरत एक नागिन नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा है। वो तुझे कभी भी नहीं डसेगी। नागिन का रूप तो वो बस इसलिए धारती है कि तू उससे घबरा ना जाए, जबकि असलियत में वो एक बुरी आत्मा है। वो तेरे पूरे बदन से खून का एक एक कतरा तक निचोड़ लेगी। जितना जल्दी हो सके उस औरत से अपनी जान छुड़ा ले, नहीं तो अपनी मौत की तैयारी कर ले। मगर मैं कैसे उससे अपनी जान छुड़ा सकता हूँ? कैसर ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। ये ले, ये पुड़िया तेरी जान बचाएगी। इसको संभाल के अपने पास रख ले। रात को जब वो नागिन तेरे पास आए तो ये पुड़िया खोलकर उसके जिस्म पर डाल देना। इतना कहकर मलंग बाबा वहां से गायब हो गए और कैसर हैरत के मारे इधर उधर देखता रहा। वो हैरत ज़दा था कि चंद सेकंड में वो मलंग बाबा आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। वो तेज तेज डग भरता हुआ बाजार से बाहर निकल आया। रात को जब वो घर देर से पहुंचा तो उसके घर वाले उसके लिए पहले से ही परेशान थे। खैर, उसने खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया।
मगर सोने से पहले उसने अपने तकिए के नीचे मलंग बाबा की दी हुई पुड़िया भी रख दी। सफर और थकन की वजह से चंद ही लम्हों में कैसर को नींद आ गई। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो ये आधी रात का पहर था। किसी ने सोते में उसे झिझोड़ा था, कैसर, कैसर उठ जाओ, मैं आ गई हूँ। अगले ही लम्हे कैसर के कानों में कामनी की आवाज सुनाई दी। कैसर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो कामनी ठीक उसके चेहरे के ऊपर झुकी हुई थी। कामनी को देखते ही कैसर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या यार कामनी, इतनी मीठी नींद से मुझे जगा दिया। कुछ वक्त मुझे सोने भी दिया करो। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। कामनी मुस्कुराते हुए कैसर के सीने पर सरक कर लेट गई। इससे पहले कि वो कैसर से कुछ बोल पाती, कैसर ने फौरन ही वो पुड़िया खोलकर कामनी के ऊपर डाल दी। अचानक ही पूरे कमरे में कामनी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और वो चीखती हुई कैसर के सीने से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि कैसर कुछ समझ पाता, कामनी अचानक से खिड़की से बाहर कूद गई। ये सब कुछ एक पलक झपकते में हो गया। कैसर एकदम से अपने बिस्तर से उठा और चलता हुआ खिड़की के पास आ पहुंचा। खिड़की के बाहर का मंजर इंतहाई दहशतनाक था। कामनी के पूरे बदन में आग लगी हुई थी और वो बुरी तरह से चीख रही थी। कुछ देर तक तो यही चीखों पुकार जारी रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई और वो आग भी गायब हो गई। कैसर ने फौरन ही आसमान की जानिब देखकर एक सुख का सांस लिया। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रात के इस पहर सन्नाटा था। कैसर के अलावा किसी ने भी उस आत्मा की चीखों की आवाज नहीं सुनी थी। बस उस रोज के बाद वो बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए कैसर का पीछा छोड़कर चली गई। इस वाकये के बाद कैसर कई बार मक्की बाबा के दरबार पर हाजिर हुआ ताकि उस मलंग बाबा का शुक्रिया अदा कर सके, मगर फिर वो उसे कभी भी दिखाई ना दिया। वो हैरान था कि आखिर वो मलंग बाबा कौन था और किसने उसे कैसर की मदद करने का बोला, और आखिर उसे इस वाकये के बारे में कैसे इल्म हुआ। ऐसे कई सवाल अब भी कैसर के जहन में मौजूद हैं, मगर इनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। वो तो बस इस बात पर खुश है कि खुदा ने उसकी जान बचा ली। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।